चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले आपको पेपर 1 की वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय और एमसीक्यू है, यानी 15 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा और 15 नंबर का अति लघु उत्तरीय आएगा और लघु उत्तरीय 20 नंबर का आएगा जो 10 प्रश्न रहेगा। अगर आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, पूरा ये आपकी बुक कवर है, आधे घंटे के आसपास ये वीडियो बनेगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चलिए, पेन कॉपी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जो अति लघु उत्तरीय है उसको हम सिर्फ बताएंगे, नोट करना आपका काम है। तो ये पहला लेसन है, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। पहला प्रश्न है, शिक्षा क्या है? इसका उत्तर है, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। दूसरा प्रश्न, शिक्षा को किस रूप में संस्थापित किया जा सकता है? शिक्षा को ज्ञान या विद्या के रूप में सत्यापित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, ये किसने कहा? प्लेटो ने। चौथा प्रश्न है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है और इसमें प्रत्यय आ लगा हुआ, आ में आ की मात्रा, बड़ा आ, आम वाला। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा को आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? एजुकेशन, EDUCATION। हम लिख इसलिए नहीं रहे, वीडियो लंबी हो जाएगी। छठवां प्रश्न है, मानव की उन्नति, सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा है। सातवां प्रश्न, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम, एडुकेयर, एडुसेयर, ये सब शब्द हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न, संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? वह शिक्षा जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप हो, वो वास्तविक है। अगला 10वां नंबर है, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा विकास की गतिशील प्रक्रिया है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कराती है। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। याद रखिएगा, ये सब आए हुए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009 को, और ये पूरे भारत में लागू हुआ अप्रैल 2010 में, ठीक है। NCTE, ठीक। अपने उत्तरों का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? जन्म से। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अरस्तु। शिक्षा का उद्देश्य उपरोक्त में से सभी व्यक्ति के विकास के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सभी का उद्देश्य। शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? उपरोक्त सभी। उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम। शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी। शिक्षा एक त्रिमुखी व्यवस्था है, जॉन डीवी, और बहुमुखी व्यवस्था है, ये एडम्स। बहुमुखी बोले, द्विमुखी। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है कि इसका मतलब है सर्वांगीण विकास। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका द आंसर
सही हो जाएगा। शिक्षण के 3 बिंदु कौन कौन से? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ये जॉन डीवी ने कहा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रॉबिल। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है किसके लिए? शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है ये बाल अवस्था से। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है? ये कथन रूसो का है। हाँ, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार देख लिया तो आपका जो सीटेट देंगे या यूपी टेट देंगे, सीडीपी होता है, उसमें आप 30 में 30 नंबर ला लेंगे आराम से। ठीक है, आप एक बार में सीटेट वगैरह क्वालिफाई हो जाएंगे। डीलेट पास होने के लिए ही ना दीजिए। ठीक है, त्रिमुखी जॉन डीवी, ये वाला आंसर सही है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। 16 नंबर का बा स्वामी विवेकानंद। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? 17 का सा स्वामी विवेकानंद की। शिक्षा एक त्रिमुखी है, जॉन डीवी, बार बार रिपीट हो रहा है। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। अगला पाठ है शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ बताइए। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित प्रश्न है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। शिक्षा के 2 समान उद्देश्य बताइए। चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, शारीरिक ज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा एकमात्र उद्देश्य है हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह कथन किसका है? हर्बर्ट महोदय का है। ठीक है, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसा आधार है जिसके, तीसरा देख लीजिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसा आधार है जिससे मानव समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति आदि में उन्नति संभव है। वसुधैव कुटुंबकम, इस सूक्ति का क्या आशय है? शिक्षा व केवल नागरिकता का विकास होता है, परंतु नागरिकता में केवल राष्ट्रीय भावना की शिक्षा ही देना उचित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी आवश्यक है जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक बनाया जा सके। इसका मतलब यह है पूरा विश्व एक परिवार के रूप में। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य आपका क्या है? आदर्शवाद। ठीक है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? महात्मा गांधी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बांग्ले तथा डीवी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण की प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। रूसो का कथन है, भाई दिमाग में बैठा लेना, सीटेट में रिपीट हुआ है। परीक्षा शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। पेस्टोलॉजी। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का एडिशन है। अब भाई याद करना आपकी जिम्मेदारी है। पहला प्रश्न है शिक्षा का यह साधन, इसमें औपचारिक शिक्षा किस प्रकार का साधन है? शिक्षा का यह साधन जो औपचारिक शिक्षा है बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है
औपचारिक शिक्षा का प्रारूप कैसा है? यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है। तीसरा प्रश्न, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्रदान कराना। औपचारिक शिक्षा, चौथा प्रश्न, औपचारिक शिक्षा बालक द्वारा सभी प्रकार के प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतया विकसित करना सिखाती है। यह कथन किसका है? जीएस रॉस का। अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें बालक अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना दूरस्थ शिक्षा कहलाता है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? औपचारिक होती है। स्कूल में औपचारिक और घर वगैरह में अनौपचारिक, और जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं निरौपचारिक होती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक सब। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन सा नहीं है? परिवार अनौपचारिक है। निम्न में से अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार, समाज, राज्य, चलचित्र, टीवी, धर्म, समुदाय, उपरोक्त सभी। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार दी जाने वाली शिक्षा कौन सा है? निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय विषय सामग्री बन गई है। ड्यूबी। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? इसमें कोई बंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। ये औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, स्कूलों में जो दी जाने वाली है। और दूरस्थ में इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। इसमें संचार के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, ठीक है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं उपरोक्त सभी: पत्राचार, स्वतंत्र अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? उपरोक्त सभी। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा का नाम क्या है? सहशिक्षा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें पहला प्रश्न है, चूड़ाकर्म संस्कार कब होता है? जब बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार होता है। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर सोचोगे अपने नोट्स में लिखे क्या। बस इतना हम बोलेंगे जितना आपको लिखना है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चे को गुरु के पास ले जाना। बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तक्षशिला तथा नालंदा। बौद्ध शिक्षा का आरंभ किस आयु से होता था? 8 वर्ष की अवस्था से। मकतब क्या है? मकतब मुस्लिम धर्म में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। मकतब में प्रवेश की आयु कितनी होती थी? 4 या 5 वर्ष, जिसमें बिस्मिल्लाह संस्कार भी कराया जाता था। मकतब में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा गया है? 9वां प्रश्न है, शिक्षा का महाधिकार पत्र। 10वां, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क एवं पूर्ण रूप दिया गया है। ये पूरे यानी उत्तर प्रदेश में 2004 में किसी किताब में मिलता है, किसी में 2002 मिलता है। कंफर्म कर लीजिए एक बार गूगल करके।
बौद्ध कालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो 12 का आंसर होगा प्रवज्जा। 13 नंबर, बौद्ध कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। 14 नंबर, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता था? विद्या, ज्ञान, बोध तथा विजय के रूप में। 15 नंबर, कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला गया? कलकत्ता मदरसा 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा खोला गया। 16 नंबर, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से खोला गया। जोनाथन डंकन भी कहीं कहीं मिलता है। 17 नंबर है, बूट के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 19 जुलाई 1854। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसको कहा? बूट के घोषणा पत्र को। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी वेदों से, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती थी बाल अवस्था से। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद। मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। मदरसा में शिक्षा का माध्यम फारसी था। वुड का पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 में। निस्यंदन या छनन सिद्धांत मैकाले द्वारा दिया गया। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? सन 1935 में। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। 13 प्रश्न है, राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति 1948-49 में क्यों की गई थी? इसका मुख्य उद्देश्य इतना था कि जो विश्वविद्यालय हैं उनका सर्वेक्षण करना, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम मुदालियर आयोग। सन 1964-65 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1992 में। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? 8 वर्ष के। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ सन 1937 में। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद। राम मूर्ति समिति का गठन 1990 में क्यों किया गया था भाई? 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें समीक्षा के लिए। राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को। निस्यंदन सिद्धांत मैकाले, ये 25 का भी सेम ही है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार। शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय ज्ञान। उपरोक्त सभी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी बौद्ध काल की, ठीक है, पाली और प्राकृत जैन धर्म की। मुदालियर आयोग संबंधित था माध्यमिक शिक्षा से। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था उपनयन। निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? कर्मकांड की प्रधानता, ये नहीं था, ये उसमें था, क्या बोलते, गुरुकुल वाले में।
मदरसा शब्द की उत्पत्ति दर्स से हुई है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 23 अक्टूबर 1937 को किया गया। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? आध्यात्मिक शक्ति से। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? बर्कले महोदय। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट। पांचवा, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल। छठवां, नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो। सातवां प्रश्न, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों का आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? प्लेटो। बीपीएससी में आया वो प्रश्न है। आठवां प्रश्न, आदर्शवाद दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो ये दिया गया है विचारों का। आदर्शवाद दार्शनिक हॉकिंग ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? 2 उद्देश्य। प्रश्न, शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात महोदय। 11 है, संवाद विधि के जनक प्लेटो। 12 है, निगम एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय। 13 नंबर, वाद विवाद विधि के जनक भारतीय आदर्शवाद दार्शनिक। 14 नंबर है, निर्देश विधि के जनक। निर्देश विधि के जो जनक है हर्बर्ट महोदय। तर्क विधि के जनक 15 नंबर हीगल। 16 नंबर, खेल विधि के जनक फ्रॉबेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी। एक चीज़ यहाँ पे हमको थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। खेल विधि के जो वास्तविक जनक हेन कोल्डवेल कुक महोदय हैं, ठीक है। अब उसके अंतर्गत जो और अन्य विधियाँ हैं जैसे खेल मॉन्टेसरी, ये सभी आ जाती हैं, जैसे फ्रॉबेल महोदय भी आ जाते हैं, ठीक है। एनली पार्कहर्स्ट कुक भी आ जाते हैं, वो प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट विधि के जनक है, ठीक है। ठीक है, आपको अगर याद रहता, हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के जनक है। 16 नंबर। 17 नंबर, अभ्यास एवं आवृत्ति के जनक पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो 18 नंबर का जेंटिल। आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या? आत्मानुभूति। आदर्शवादी शिक्षा कितने विधियां हैं? 20 विधियां, 8 विधियां हैं, सॉरी 8 विधि। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? आदर्शवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है प्रगतिवाद के रूप में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो तीसरे का बा, उद्देश्य के क्षेत्र में। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? चौथे का दा, बोले तो प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पांचवे का आहज, आत्मानुभूति। वास्तविक संसार भौतिक संसार है या किस सिद्धांत का मानना है? प्राकृतवाद का सिद्धांत। प्राकृतवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से। प्राकृतवाद किस ज्ञान को उचित ज्ञान मानता है? तो ये तीसरा हो जाएगा, किस ज्ञान को उचित मानता है? वैज्ञानिक ज्ञान को। चौथा है, प्राकृतवाद किसे अंतिम सत्य मानता है? समाज के अस्तित्व के। प्राकृतवाद अंतिम सत्य पदार्थ को मानता है। 5वां नंबर, प्राकृतवाद किसके अस्तित्व के प्रति आस्था नहीं रखते? समाज के अस्तित्व के प्रति। 6वां है, प्राकृतवाद में किसे गौड़ स्थान प्रदान किए गए? शिक्षक को। 7वां नंबर, प्राकृतवाद में किस ज्ञान का विरोध किया जाता है? पुस्तकी ज्ञान का। 8वां नंबर, प्राकृतवादियों के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो केंद्र बिंदु 8वां का आपका है बालक। 9वां नंबर, किस दार्शनिक में सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया है? रूसो ने। 10वां नंबर,
प्राकृतवादियों ने सीखने की उचित विधि किसे बताई? खेल विधि को। 11 नंबर, प्राकृतवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? मुक्त्यात्मक होना चाहिए। 12 नंबर, प्राकृतवादियों ने सीखने की किस विधि का विरोध किया? चाक एंड टॉक विधि का। 13 नंबर, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। रूसो भाई आए हुए हैं सीटेट में। 14 नंबर, प्राकृतवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। 15 नंबर, प्राकृतवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ। 16 नंबर, प्राकृतवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? ह्यूरिस्टिक विधि। प्राकृतवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो 17 नंबर है ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता। 18 नंबर, प्राकृतवाद किसके महत्व को अस्वीकार किया? आत्मा और परमात्मा। निम्नलिखित में से प्राकृतवाद का संस्थापक रूसो। प्राकृतवाद को शिक्षा में चरम उत्कर्ष प्रदान किया रूसो ने। प्राकृतवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के क्षेत्र में किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतवादी है? स्पेंसर। प्राकृतवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है उपरोक्त सभी करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। अगर कोशिश हो सके ये कौन कौन दिया है उनका नाम जरूर कर ले। ये सीटेट वगैरह के लिए अगर डीएलएड देना है तो बस इतना देख लीजिए, तड़फड़ाइएगा नहीं। और सीटेट वगैरह देना है तो आप फिर इसमें रिसर्च करिएगा। प्राकृतवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो ये करता है मुक्त्यात्मक। पहला प्रश्न है कौन सा दर्शन परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी है? प्रयोजनवादी दर्शन परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी है। प्रयोजनवाद किसे स्वीकार नहीं करता? दूसरा नंबर है प्रयोजनवाद जो है किसी निश्चित अथवा शाश्वत सत्य आदि सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। गजब है भाई, सत्यता को स्वीकार ही नहीं करता वो प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। चौथा प्रश्न है प्रयोजनवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। पांचवा, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो कसौटी उसकी उपयोगिता है। छठवां नंबर, प्रयोजनवाद व्यक्ति को किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है? तो प्रयोजन व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। सातवां नंबर, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? ये शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इस पर बल देता है। प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। आठवां प्रश्न, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। 9वां नंबर, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखते? ये ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखते। 10वां नंबर है डीबी पियर्स जेम्स किलपैट्रिक किस दर्शन के परिवर्तक हैं? ये है जो है प्रयोजनवादी दर्शन के। 11 नंबर, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, करणवाद, अनुभववाद एवं प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? यानी इसमें प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवाद यानी नाम ही है, यानी किस दर्शन को। 12 नंबर, पैराग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक। 13 नंबर, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं मनोवृत्ति है? जेम्स। 14 नंबर, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? समाज की। 15 नंबर, प्रयोजनवाद के अनुसार प्रमुख रूप से कितने प्रकार हैं? 12 का 4 प्रकार। 16 नंबर,
प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। 17 नंबर, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बालक का समाजीकरण। 18 नंबर, प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी? किलपैट्रिक। ठीक है, जिसे प्रयोजनवाद ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोजनवाद, प्रोजेक्टिव मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर बोल रहा है अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन के बताए गए हैं? प्रयोजनवाद के। 20 नंबर, व्यवहारवाद किसका विरोध करता है? आध्यात्मिक मूल्यों का। शिक्षा में प्रयोजनवाद का जन्मदाता चार्ल्स पियर्स हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है अनुभव केंद्रित। द आंसर। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? द आंसर अमेरिका। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता आंसर विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है द आंसर अनुभव केंद्रित। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब व किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था और नाइटहुड की उपाधि 1915 और शांति निकेतन 1901 बोलपुर में स्थापित किए थे। तीसरा प्रश्न है, विश्व भारती की रचना टैगोर जी ने किस वर्ष की थी? 6 मई 1922। चौथा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? 6 मई 1861। पांचवा प्रश्न है, गीजू भाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1885 सौराष्ट्र के चित्तल गांव में। छठवां प्रश्न, गीजू भाई का शिक्षक के प्रति प्रमुख विचार क्या था? गीजू भाई का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है, उनका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। सातवां प्रश्न, गीजू भाई की एक रचना का नाम लिख दो, अगर और याद तो लिख दो, वैसे दीवा स्वप्न और भी हैं। दीवा स्वप्न। आठवां प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1969। 1869 है। ठीक है, 1869 कठियावाड़ के पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यही सब होता रहता है। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न है, गांधी जी को किस उपनाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता या बापू, ऐसा नाम से जानते हैं। 10वां है, गांधी जी की शिक्षा के विषय में प्रमुख विचार क्या हैं? गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को सरलतम रूप में बाहर निकालना है। 11 नंबर है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का निर्माण करे, उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? 11 नंबर का महात्मा गांधी जी का। 12 नंबर देखिएगा, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा? 12 नंबर का गीजू भाई बधेका ने कहा। बाल भवन गीजू भाई बधेका, अगर बाल उद्यान फ्रॉबेल महोदय चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? सत्यम शिवम, अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव तथा वह अद्वैतवादी थे। हम देख रहे हैं जितना लमसम रिपीट हो रहा है, हमारे प्रीवियस वीडियो में से काफ़ी मैच कर रहे हैं। ठीक है, पांडिचेरी में किस शिक्षा शास्त्री ने आश्रम खोला था? अरविंद घोष ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। महात्मा गांधी।
सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालपुर में गुरुकुलों की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पर? बोलपुर में। देखो अभी हमने बताया था ना, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर। शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस पे मनाया जाता है? राधा कृष्णन। गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर? चित्तल, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। गीजू भाई बधेका का जन्म कब हुआ था? 1885। देख रहे हो, आपका रिपीट ही हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। गीजू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? 14 बच्चों के लिए थी। गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण विधियाँ बताई? 4। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? गीजू भाई बघेला। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? राधा कृष्णन। गांधी जी ने दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला। दिवस स्वप्न के लेखक गीजू भाई बधेका। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृश्य से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। गीजू भाई बघेला यानी बघेला या बधेका द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? प्राथमिक शाला में भाषा। गीजू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देवो भव। गीजू भाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। बाल देवो भव गीजू भाई बधेका या बघेला। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ? 427 ईसा पूर्व एथेंस में। प्लेटो की रचना का नाम रिपब्लिक, दी लॉ, द क्रीटो बहुत सारी हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? तीसरा नंबर है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। चौथा नंबर, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1712 में जिनेवा में। पाँचवा नंबर, रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से उठती है यानी फूटती है, निकलती है, या उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। पाँचवा नंबर, रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है ये तो बता दिए। और छठवां, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी का जन्म कब हुआ था? 1859 में हुआ था। फ्रॉबेल। सातवां नंबर, ड्यूवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया कितने अंग हैं? ड्यूवी के अनुसार भाई शिक्षा प्रक्रिया में 3 अंग हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। 8वां नंबर, फ्रॉबेल का जन्म किस वर्ष हुआ? वो ड्यूवी का था, ये फ्रॉबेल का है, कंफ्यूज नहीं। 21 अप्रैल 1782। 9वां नंबर, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में दी जाने वाली सक्रिय सहायता को शिक्षा समझा जाना चाहिए। 10वां नंबर, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? मंद बुद्धि तथा असाधारण बालकों पर। 11 नंबर, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसका है? रूसो का। 12 नंबर है, छात्रों की गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहायता से पढ़ने की वकालत किसने की? जॉन ड्यूवी। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से
पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहायता से पढ़ने की वकालत किसने की? जॉन डीवी। 13 नंबर, मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है भाई? तो 13 नंबर का आंसर होगा फ्रॉबेल। 14 नंबर, फ्रॉबेल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम? एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग। ठीक है। 15 नंबर, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम एकेडमी था, अकादमी, एकेडमी। 16 नंबर, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में बटी है? 3। 17 नंबर, फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? किंडरगार्टन। 18 नंबर, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839 में। वैसे तो 1816 में शुरू किया था, लेकिन असफल हो गया था। 19 नंबर, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, प्लेटो ने कहा। 20 नंबर, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता ड्यूवी हैं। 21 नंबर, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता नहीं, सॉरी, ये तो हो गया प्रोजेक्ट विधि का, ड्यूवी थे। 21 नंबर, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था। किंडरगार्टन, फ्रॉबेल, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा। सा आंसर। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती। रूसो। पाठशाला को एक बाग, शिष्य को एक पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? फ्रॉबेल महोदय। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में व्यक्त किया? 3। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद को किसने विभाजित किया? मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? 1939 इटली से आई थी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जॉन डीवी। फ्रॉबेल ने प्रतिपादन किया किंडरगार्टन, ये भी पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा। फ्रॉबेल, जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। फ्रॉबेल। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्ति है। रूसो है भाई। किंडरगार्टन, बाल उद्यान, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल रूसो की है। शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित समस्त गुणों को सामाजिक वातावरण में विकसित करने की कला है। समाज क्या है? समाज स्वयं एक संघ व संगठन है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते। आदर्शवादी समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? आध्यात्मिक। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, उससे बड़ी परिवार। घर ही बालक की सबसे शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, ये बात सत्य है क्या? सत्य है, बता दो। ये बात सत्य है। माता उसकी प्रथम पाठशाला होती है। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। ये किसने कहा? सा आंसर फ्रॉबेल ने। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार या घर। बा आंसर। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा? आंसर पेस्टोलॉजी। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से परिवार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये बात सही है, सत्य है। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा भैया 6वां में। ये तो बात सत्य है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के साधन के रूप में घर क्या कारक है? बालक का भावात्मक विकास। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है।
प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। 8वें का सा बोगार्ट्स, ठीक है, बोगार्ट्स। 9वां नंबर है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? तो 9वें का आ, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्वक हो। 10वां नंबर, परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? द उपरोक्त सभी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, खेल तथा शिक्षा का विधि, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। 11 का असत्य है। 12 नंबर, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। 12 का बा, टीपी नन। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 13 नंबर का सा, लैटिन। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान का प्रशिक्षण देना। 14 का बा, असत्य है ये, क्योंकि बच्चा घर पे ही ये सारी चीज़ें उसकी विकसित होती हैं, अनौपचारिक घर पे। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो 15 नंबर का द उपरोक्त सभी संरक्षण, निष्पक्ष, प्रगतिशील कार्य। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। 16 नंबर का बा, बाल कृष्ण जोशी, ठीक है, 16 नंबर का बासिक है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार साधन है? औपचारिक। निम्न में से कौन सा राज्य का शैक्षिक कार्य है? उपरोक्त सभी। विद्यालय की स्थापना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। संचार साधनों में अन्य तीनों से कौन सा भिन्न? टेप रिकॉर्डर। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो ये जो आपका 20 नंबर का है, 194। मनुष्यों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 21 का परिवार। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 22 का बम्बई एवं कोलकाता। ये आपको सीरीज में नहीं मिलेगा भाई, पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर समझ लो गड़बड़े चल रहा है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है द उपरोक्त सभी जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीविकोपार्जन, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। समाज की सबसे छोटी इकाई समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये प्रश्न है। तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता बताइए। तो यह सार्वभौमिक होती है। सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले 2 प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तीसरा में आपका आंसर नंबर 1 नवीनता का भय, 2 सांस्कृतिक जड़ता। चौथा, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करता है। एक प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। आंसर द शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। शिक्षा का सार्वभौमिक कारण क्या है? सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि शिक्षा की किसी निश्चित स्तर तक सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सार्वभौमिकरण है। दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों में असमानता का मुख्य सत्य क्या है? निर्धनता। व्यवसायीकरण क्या है? व्यवसायीकरण के अभाव में मानव समाज वैश्विक स्तर पर
अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहता है। चौथा प्रश्न, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पाँचवा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1987 में। छठवां, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का मुख्य उपाय क्या है? यौन शिक्षा। 7वां नंबर, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति ना कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना। 8वां नंबर, प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? विश्व की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास। 9वां नंबर, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परिधन आवरण। 10वां, स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा बोलते हैं। 11 नंबर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये 1986 में बना। 12 नंबर, ऊर्जा के प्रमुख दो संसाधन कौन से हैं? गैर परंपरागत संसाधन, ऊर्जा संसाधन और परंपरागत संसाधन। 13 नंबर, जल संरक्षण क्या है? जल बचत की तकनीक तथा विधियों का विकास करना। 14 नंबर, भूमंडलीकरण ताप वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? 14 का कार्बन डाइऑक्साइड। 15 नंबर, भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण गरीबी उन्मूलन व संतुलित विकास की एक अनिवार्य शर्त है। 16 नंबर, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? 1969। 17 नंबर, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना जिस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है उसका नाम है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है। 18 नंबर, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। आगे 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कहता विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। 20 नंबर, विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समानता। 21 नंबर, कस्तूरबा गांधी बालिका होना चाहिए बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षित माहौल की स्थापना। ये 2004 में आया था। अगला है 22 नंबर, भारत के अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी शिक्षा तय करती? NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 23 नंबर, विद्यालय 23 नंबर क्या, ड्रॉप आउट से आप क्या समझते हैं? यानी विद्यालय छोड़ने वाले बालक। 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन के नाम बताओ। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इसमें गलत हुआ था बेचारा। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय, तो वृक्षारोपण, जल शुद्ध करने हेतु पानी के विकास की नालियां व्यवस्था करना, ये सब। 26 नंबर, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो अगस्त 1987 को। 27 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है बताइए? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता। 28 नंबर, जन संचार के यनोत्तर साधनों के नाम बताइए। तो समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि। 29 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। 30 नंबर, जल प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए।
तो शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए और नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है। 31 बालिका शिक्षा की दो प्रमुख समस्याएं हैं। क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता, ठीक है, और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? इसका आंसर सही हो जाएगा, सभी छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? दूसरे का सा पिछड़े तथा दलित व्यक्ति शिक्षा होने का अवसर प्राप्त हो। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। तीसरे का बा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 46 डीपीएसपी। पब्लिक स्कूल के विकास में जो बाधा संविधान प्रावधानों के क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है चौथे का द शैक्षिक अवसरों की समानता। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। पांचवे का हो जाएगा आपका आ सुविधाओं की सर्वसुलभता। छठवां नंबर, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। छठवें का हो जाएगा सा अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश से हुआ है? तो ये आपका 7वें का हो जाएगा सा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखो इसमें तो भाई नहीं मिल रहा है, तो किस में जाएं हम? 8 का हो जाएगा आपका बा 45 डीपीएसपी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च जल, 22 अप्रैल पृथ्वी और 22 मई जैव विविधता। जनसंख्या शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? 10वें का आ चेन्नई। अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। 11 का सा समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके। 12 नंबर है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। 12 का बा लुईस क्रिसवर्ग। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? 13 का शाह 45। 14 नंबर है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। 14 का आंसर जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? तो 15 नंबर आपका है आ 16 अप्रैल 1976 को याद रखना पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 16 नंबर का हो जाएगा सा 5 जून। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? 17 का सा शासकीय उदासीनता शिक्षकों का हम नीचे भाग गए। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की चुनौती है। 18 नंबर का दा उपरोक्त सभी बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। 19 का दा प्रतिस्पर्धा जनसंचार का यांत्रिक साधन है। 20 नंबर का दा उपरोक्त सभी रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। 21 का हो जाएगा बा बालिकाओं की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में और लागू हुआ 2010 में। तो इसका आंसर सा सही होगा।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था 23 का द जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। स्वच्छ ऊर्जा साधन है, इसका आंसर हो जाएगा आ सौर ऊर्जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ये आंसर हो जाएगा 25 का आ। ठीक है, और आगे अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उसमें हमने विधिवत रूप से तीनों बता दिए, कहाँ पे DPSP में, कहाँ मूल अधिकार, कहाँ कर्तव्य। 26 महिला समाख्या योजना कब लागू की गई? 26 का दा 1988। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है? 27 का यूनेस्को। पर्यावरण दिवस 5 जून। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है? ये आ वाला। ठीक है, 45। मूल्य व आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण करते हुए होते हैं। आंसर सा ट्रैकर। मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं, वह कौन से मूल्य हैं? दूसरा का बा वैश्विक। NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83। आंसर सही हो जाएगा। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? चौथे का दा प्रेरित, रचित, नियंत्रित करते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। 5 का दा अर्बन। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ये रिपीट हो रहा है। मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? तो दूसरे का आंसर बा भावात्मक। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार कौन सा है? तीसरे का सा टीबी। चौथा है बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। चौथे का दा समाज। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? सा मानव मूल्य की। राष्ट्रीय एकता मुख्यता निर्भर है दा इनमें से किसी पर नहीं। न तो जातिवाद, न प्रांतीय, न सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता अवबोध यानी भावना है। दूसरे का बा एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के कौन कौन सी बाधाएं हैं? तीसरे का दा उपरोक्त तो सभी, ये सब बाधाएं हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। चौथे का बा भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। पांचवा है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? पांचवे का दा उपरोक्त तो सभी, यानी छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं को ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली पढ़ाई लिखाई को प्रोत्साहित देना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम बताइए। तो छठवें का हो जाएगा सा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है यूनेस्को। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो 7वें का हो जाएगा दा उपरोक्त सभी, यानी विश्व में एक साथ रहने वाले के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। निम्न में से छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए किन किन पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए? 8वें का दा उपरोक्त सभी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक वार्ताओं का आयोजन,
अंतर्राष्ट्रीय छात्र संघ की स्थापना। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो 9वीं का दा, उपरोक्त सभी। स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। 10वां है राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? 10वां का दा, उपरोक्त सभी। जाति, प्रांतीय, सांप्रदायिकता। लास्ट और अंतिम है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। भाई कैसे कर सकते हो? इसके अनुसार शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर अमल करके। तो ये था आपका पहला पेपर। हमें उम्मीद है कि 50 में 50 यहीं से आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे आप इसको हैंडल करते हैं। इसको बार बार देखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दूसरा पार्ट जल्द आने वाला। जय हिंद, जय भारत।